कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां जीत से नहीं हार से शुरू होती है और आज की यह कहानी भी कुछ वैसी ही है। साल 2001 में भारतीय क्रिकेट एक ऐसी खाई के किनारे पर खड़ा था जहां से वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी। लोगों का भरोसा टूट चुका था, टीम बिखर चुकी थी, हर ओर हार हो रही थी और सामने थी वो खूंखार ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसे दुनिया अजय मानती थी। और उनका सामना करने के लिए भारत के पास था एक ऐसा कप्तान जिस पर किसी को भरोसा नहीं था, एक ऐसा खिलाड़ी जो कुछ दिन बाद क्रिकेट छोड़ने वाला था, एक ऐसा बल्लेबाज जो दर्द में खड़ा तो था लेकिन झुकने को तैयार नहीं था, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसका शरीर बुखार में तप रहा था। लेकिन इन चार लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिससे हारती हुई टीम इतिहास की सबसे महान टीम बन गई। लेकिन आखिर में वो कौन सा फैसला था जिसे उस समय पागलपन कहा गया लेकिन आज भारतीय क्रिकेट के सबसे महान फैसलों में गिना जाता है? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। यह कहानी शुरू होती है साल 2000 से। उस समय भारतीय टीम के अंदर खिलाड़ियों के सिलेक्शन से लेकर बोर्ड और कोच के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से कप्तान सचिन तेंदुलकर कप्तानी करना ही नहीं चाहते थे। उस समय कपिल देव भारतीय टीम के कोच थे और कुछ खिलाड़ियों को चुनने को लेकर कपिल देव और कप्तान सचिन तेंदुलकर के बीच हमेशा झगड़ा रहता था। इसी टेंशन भरे माहौल में भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के लिए दिसंबर 1999 में ऑस्ट्रेलिया आई गई और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को बुरी तरह हराकर 3-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली और भारत को जलील करके वापस घर भेज दिया। इसी सीरीज खत्म होने के लगभग 2 महीने बाद फरवरी 2000 में साउथ अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट मैच और 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारत आई और साउथ अफ्रीका ने भी भारत को भारत की जमीन पर दोनों टेस्ट मैचों में बुरी तरीके से हरा दिया। यह हार भारतीय फैंस को बहुत दुख देने वाली थी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट फैंस ने 13 साल बाद पहली बार देखा था कि भारत को भारत की जमीन पर टेस्ट मैचों में हराया गया था। और इस हार के बाद सचिन ने विचारों में मतभेद और टीम की लगातार हार के कारण 21 फरवरी 2000 को कप्तानी छोड़ दी। भारतीय टीम के अंदर चल रहे झगड़े और उसके बाद टीम की लगातार हार और अब उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी के विवादों की वजह से अचानक कप्तानी छोड़ देने के कारण भारतीय क्रिकेट फैंस का क्रिकेट से प्यार धीरे धीरे कम हो रहा था। साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 2-0 से हारने के बाद इसी दौरे में भारत को साउथ अफ्रीका के साथ 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज खेलना बाकी था। इसलिए जल्दबाजी में 5 दिनों के अंदर 26 जनवरी 2000 को सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट का कप्तान बनाया गया और सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने 5 मैचों के एक दिवसीय सीरीज में अफ्रीका को 3-2 से हराकर निराश भारतीय क्रिकेट फैंस की खुशी थोड़ी सी सही की थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने भारतीय क्रिकेट को बदनाम करके भारतीय क्रिकेट फैंस का भरोसा पूरे तरीके से तोड़ दिया। दरअसल वह सीरीज जो भारत ने जीती थी वो फिक्स थी और मैच फिक्सिंग के आरोपों ने क्रिकेट को जकड़ लिया था। अब भारत में सड़क से लेकर संसद तक क्रिकेट और खिलाड़ियों की ईमानदारी पर सवाल उठने लगे थे। यह भारतीय क्रिकेट का वो काला दौर था जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ा ही नहीं बल्कि टूटने पर मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद लाखों लोग जो क्रिकेट से बहुत प्यार करते थे उन्होंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया और आज तक नहीं देखा। शायद जो लोग सिर्फ क्रिकेट को ही अपना प्यार समझते थे उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो सारे चौके जिन पर वे अपनी कुर्सी छोड़कर उछल पड़ते थे, वो सारी वाइड्स और नो बॉल्स जिन पर वे अपने पसंदीदा खिलाड़ी को गालियां देते थे, वो सारे लास्ट ओवर वाले थ्रिलिंग मैच जिन्हें देखकर उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी, वो सब झूठ था, धोखा था। और वो क्रिकेट जिससे वो बहुत प्यार करते थे वो क्रिकेट बेवफा साबित हुआ, क्योंकि देश के झंडे को अपनी छाती से लगाए रखने वाले कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ धोखा किया था, जिसकी वजह से क्रिकेट से बहुत प्यार करने वाले लाखों करोड़ों लोग इस खेल से घृणा करने लग गए थे। इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम भी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन जिस देश में क्रिकेट को भगवान की तरफ पूजा जाता हो उस देश का क्रिकेट इतनी आसानी से मर कैसे सकता था? क्योंकि भगवान ने भारतीय क्रिकेट को फिर से जिंदा करने के लिए, इस मुश्किल हालात से लड़ने के लिए एक फरिश्ते को भेजा था और इस फरिश्ते को दुनिया आज दादा के नाम से जानती है। सौरव गांगुली भारतीय टीम के कप्तान बन चुके थे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपने तरीके से लीड करना शुरू किया। भारतीय टीम को भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच खोए हुए भरोसे को वापस पाने की जरूरत थी और इसके लिए एक बड़ी टीम के खिलाफ एक बड़ी जीत की जरूरत थी। और ठीक इसी समय फरवरी 2001 में 3 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत आ चुका था और ऑस्ट्रेलिया का इतिहास बता रहा था कि उस समय ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया लगातार 15 टेस्ट मैच जीतकर भारत आया था, मानो कोई अजय सेना विजय यात्रा पर निकली हो। यह वो दौर था, देश, जगह, मैदान कुछ भी हो, कहीं भी हो, जीत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की होती थी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच आप जीतना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ मैच ड्रॉ करवाने पर भी लोगों को प्राउड फील होता था। और इन सभी हालातों के बीच एक खबर आई जिससे यह तय हो गया कि भारत 3-0 से हारने वाला है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े स्पिनर लेजेंड अनिल कुंबले अपने कंधे की चोट का ऑपरेशन करवाने की वजह से इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। और कुंबले उस समय भारतीय टीम के सबसे बड़े हथियार थे, जिनके बिना किसी भी टेस्ट मैच में जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कुंबले के इस मैच में ना होने की वजह से और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम को देखकर दुनिया के क्रिकेट विशेषज्ञ भी भारत के 3-0 से हारने की भविष्यवाणी कर रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही भारत की जमीन पर कदम रखा तो लगातार 15 टेस्ट मैच जीतते हुए आ रहे ऑस्ट्रेलिया ने अपने घमंड और अहंकार में चूर होकर 3-0 से भारत को हराने का ऐलान कर दिया। लेकिन कुंबले के इस टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद दादा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ पूरे भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदल दी। और दादा के इस अद्भुत और अनोखे फैसले की बात हम इस कहानी में आगे करेंगे। खैर, इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच 27 फरवरी 2001 को वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 3 दिन के अंदर भारत को बुरी तरीके से हराकर 10 विकेट से यह मैच जीत लिया। भारत की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 76 और 65 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष किया। बाकी भारत का कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं सका। और इस अपमानजनक हार के बाद मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट की तरफ से खासकर राहुल द्रविड़ को निशाना बनाया जाने लगा। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी इयान चैपल ने तो यह तक कह दिया, राहुल द्रविड़ भारत के लिए कभी भी मैच विनिंग नॉक खेल ही नहीं सकते। इयान चैपल, यह नाम याद रखिएगा, आगे की कहानी में हम इसका जिक्र करेंगे। और इस मैच में हारने के बाद दादा जब पवेलियन वापस जा रहे थे तो कुछ पागल लोग दादा पर गंदे शब्दों की बौछार भी कर रहे थे। दादा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे थे। भारत के लेजेंड स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने तो यह तक कह दिया था कि भारतीय टीम की हार नहीं है ये सिर्फ, बल्कि भारतीय क्रिकेट की मौत हो चुकी है। चारों तरफ से भारतीय खिलाड़ियों के मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। और इन सब मुश्किल हालात के बीच भारत के लिए एक और बुरी खबर। भारत के तेज गेंदबाजों में से सबसे बेहतरीन गेंदबाज जुवागल शेरनाग अपनी उंगली की चोट की वजह से इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके थे। साल 1970 के बाद यानी पिछले 30 सालों से ऑस्ट्रेलिया भारत को भारत की जमीन पर हरा नहीं पाया था। लेकिन इस इंतजार को खत्म करने के लिए लगातार 16 मैच जीत चुके स्टीव वॉ की टीम के पास इससे बेहतर मौका कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अपनी हार और मुश्किल हालातों से टूटी भारतीय टीम के दोनों मुख्य गेंदबाजों के चोटिल हो जाने की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों के पंख पूरी तरीके से मजबूत हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया पिछले 30 साल से चल रहे अपने सूखे को खत्म करने के लिए अब इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 11 मार्च 2001 को यह टेस्ट मैच ईडन गार्डन कोलकाता के स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन भारत की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैच शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए वीवीएस लक्ष्मण की पीठ अकड़ गई। खिलाड़ियों ने सहारा देकर लक्ष्मण को होटल के कमरे तक पहुंचाया। और होटल के कमरे में जब फिजियो एंड्रू लिप्स ने लक्ष्मण की टी शर्ट उतारी तो शीशे में खुद को देखकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। उनका पूरा शरीर बाईं तरफ झुक गया था, जिसकी वजह से उनसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और न ही वो अपनी गर्दन को घुमा पा रहे थे। जब लक्ष्मण की पीठ की जांच की गई तो लक्ष्मण की रीढ़ की हड्डी बाईं तरफ झुक गई थी। किसी भी एक्स्ट्रा दबाव, असंतुलन या चोट की वजह से लक्ष्मण लंबे समय के लिए चोटिल भी हो सकते थे। इतने खराब हालात देखकर फिजियो और कोच ने लक्ष्मण को अगला टेस्ट मैच न खेलने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें डर था चोट कहीं और गंभीर ना हो जाए। लेकिन माँ बाप ने बचपन में जिस बच्चे का नाम ही लक्ष्मण रखा हो, वो बच्चा बड़ा होकर इतनी आसानी से हार कैसे मान लेता। लक्ष्मण ने फिजियो से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए यह मैच तो मैं खेलूंगा ही, आप अपना इलाज बस जारी रखिए। और यह टेस्ट मैच शुरू होने से एक दिन पहले जब भारतीय टीम नेट्स पर प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी तो वहां पर राहुल द्रविड़ भी नहीं थे। दरअसल वो भयंकर बुखार से अपने कमरे में तड़प रहे थे और बुखार के साथ साथ द्रविड़ को डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो चुकी थी। अब कोच से लेकर कप्तान तक सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि कुंबले और शेरनाग के चोटिल होने की वजह से भारत का गेंदबाजी आक्रमण तो पहले ही निपट चुका है, और अब अगर लक्ष्मण और द्रविड़ के यही हालात रहे तो सचिन और गांगुली को छोड़कर भारत की बल्लेबाजी में
भी कोई दम नहीं बचेगा। और अगले दिन 11 मार्च 2001 को जब यह टेस्ट मैच शुरू हुआ तो भारत के दोनों खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण पूरी तरीके से ठीक न होने के बावजूद यह मैच खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। माइकल स्लेटर और मैथ्यू हैडन ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत की और बिना कोई विकेट खोए शतकीय साझेदारी कर ली, क्योंकि आज भारत का गेंदबाजी आक्रमण बहुत कमजोर था। सिरनाथ और कुंबले तो पहले से ही बाहर जा चुके थे और आज यह मैच शुरू होने से ठीक कुछ घंटे पहले भारत के मुख्य विकेट लेने वाले गेंदबाज अजित अगरकर भी अचानक तेज बुखार की वजह से यह मैच नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से इस मैच में जहीर खान को मौका दिया गया था। और जहीर के पास इससे पहले सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने का एक्सपीरियंस था। खैर, अब 71 ओवर का खेल हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 विकेट खोकर 250 रन बना चुका था। 72वें ओवर में गेंद करने के लिए अब गेंद थी 20 साल के उस लड़के के हाथ में जिसने उस दिन ऑस्ट्रेलिया की दादागिरी को खत्म करने की कहानी लिखने की ठान ली थी। इस 20 साल के लड़के को उस दिन तक उसके घर वाले और दोस्त भज्जी कहकर बुलाते थे, लेकिन भज्जी से हरभजन सिंह बनने वाले उस खिलाड़ी के जीवन में अगर सौरव गांगुली का जिक्र न हो तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। उस दिन भारतीय टीम के कप्तान अगर दादा न होते तो आज दुनिया को पता ही नहीं होता कि हरभजन सिंह कौन है, किस हालात में है और कहां पे है। 20 साल के भज्जी की कहानी भी बहुत अजीब थी। भज्जी अपने गुस्सैल स्वभाव और अनुशासन न मानने की वजह से लगभग 1 साल से टीम से बाहर थे। सिलेक्टर्स ने तो भज्जी से यह तक कह दिया था कि अब इंडिया के लिए खेलने के सपने में छोड़ दे। और कुछ दिन पहले भज्जी के पिता, जिनकी वजह से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, वे भज्जी को छोड़कर अपने पूरे परिवार और इस दुनिया को अलविदा कह गए। और जब किसी 18-19 साल के लड़के के सिर से बाप का साया अचानक उठ जाता है और उस बच्चे के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है तो उस हालत में उस बच्चे के सपने भी टूट जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से भज्जी के सपने भी अब टूटने लगे थे, क्योंकि बाप का साया उठने के बाद भज्जी के उन मासूम कंधों पर बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी अचानक आ गई थी। और यही कारण था कि इस टेस्ट सीरीज से कुछ दिन पहले घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुके भज्जी ने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। और भज्जी ने तो यह तक प्लानिंग कर ली थी कि अब वे कनाडा जाकर ट्रक ड्राइविंग या फ्यूल फिलिंग जैसे काम करके परिवार की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत छीनने पर आती है तो राजा को रंक बना देती है, लेकिन वही कुदरत जब देने पर आती है तो रंक को भी राजा बना देती है। इस सीरीज से पहले अनिल कुंबले चोटिल हुए तो स्पिन गेंदबाजी के लिए सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान सौरव गांगुली को राहुल संघवी और रणदीप सिंह के रूप में 2 ऑप्शन दिए, लेकिन दादा ने इन दोनों नामों पर मना करते हुए सिलेक्शन कमेटी को तीसरा नाम दिया और वो नाम था भज्जी का। और भज्जी का नाम सुनते ही सिलेक्शन कमेटी ने तुरंत मना कर दिया। कारण था भज्जी का गुस्सैल स्वभाव और डिसिप्लिन में ना रहना। लेकिन दादा कहां मानने वाले थे, दादा भी अपनी जिद पर अड़े रहे। दादा ने सिलेक्शन कमेटी से कहा, जब तक भज्जी का नाम लिस्ट में नहीं देखूंगा मैं ये कमरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दादा की जिद और सिलेक्शन कमेटी के प्रस्ताव के बीच यह लड़ाई देर रात तक चलने के बाद तब शांत हुई जब सिलेक्शन कमेटी दादा की बात मानकर भज्जी को टीम में शामिल करने के लिए राजी हो गए। और इस तरह से दादा ने अपनी जिद और अपनी बेहतरीन लीडरशिप की वजह से दुनिया को भारत के उस बेहतरीन गेंदबाज से मिलाया जो क्रिकेट छोड़कर ट्रक ड्राइविंग का प्लान बना रहा था और जिसे दुनिया इस सीरीज के बाद हरभजन सिंह द टर्मिनेटर के नाम से जानने वाली थी। खैर, अब मैच पर आते हैं। 71 ओवर खत्म होने के बाद सिर्फ 4 विकेट खोकर 250 रन बना चुके ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ 20 साल के भारत के भज्जी खड़े थे, जिनके पास टेस्ट मैचों का अनुभव लगभग ना के बराबर था। दादा ने भज्जी के हिसाब से फील्ड सजाई और भज्जी को यह कहकर मैदान में ऑस्ट्रेलिया के सामने छोड़ दिया, तुम्हें जहां गेंदबाजी करनी, जैसी गेंदबाजी करनी है, जो फील्डिंग चाहिए मुझे बताओ, मैं सब देख लूंगा। अपने कप्तान से भरोसा पाकर भज्जी के अंदर का सरदार जाग उठा और इसके बाद भज्जी ने एक ऐसा कारनामा किया जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में टेस्ट मैचों में कभी नहीं हुआ था। भज्जी ने 3 गेंदों पर लगातार 3 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजकर इतिहास में अपना नाम लिख दिया और दादा की जिद और उनके फैसले को सही साबित कर दिया। कुछ दिन पहले भज्जी के नाम पर सिलेक्शन कमेटी के जो लोग आपत्ति जाहिर कर रहे थे, अब वही लोग इसी ईडन गार्डन स्टेडियम के एक कोने में बैठकर भज्जी की इस हैट्रिक पर तालियां बजाकर दादा को भारतीय क्रिकेट का चाणक्य घोषित कर रहे थे। भज्जी ने जिन 3 गेंदों पर जो लगातार 3 विकेट लिए थे वे कोई सामान्य बल्लेबाज नहीं थे। उनमें से 2 बल्लेबाज दुनिया के सबसे बेहतरीन खतरनाक रिकी पोंटिंग और एडम गिलक्रिस्ट थे, जबकि भज्जी ने तीसरा विकेट शेन वॉर्न का लिया था और वॉर्न भी ठीक ठाक बल्लेबाजी तो कर ही लेते थे। भज्जी के इस कारनामे के साथ ही पहले दिन का खेल खत्म हो चुका था। अगले दिन यह मैच फिर से वहीं से शुरू होता है जहां भज्जी ने छोड़ा था। भज्जी के कल के कारनामे से ऑस्ट्रेलिया खेमे में हलचल तो मच ही चुकी थी, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अपने मुख्य हथियार स्लेजिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया यह भूल चुका था कि भारत का कप्तान अब बदल चुका है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैसे ही किसी खिलाड़ी को स्लेज करते दादा तुरंत
वहां पर पहुंच जाते और ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर देते। दादा को ऑस्ट्रेलिया से अकेला लड़ता देख भज्जी और जहीर तुरंत दादा की इस लड़ाई में दादा के साथ कूद पड़े। और यह सब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब दादा और उनके चुने हुए खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को पूरी दुनिया के सामने जवाब देते हुए कह रहे थे कि हमें सभी भाषाओं का पता है, जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। खैर 7 विकेट गिरने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ ने 110 रनों की शानदार पारी खेली और गिलेस्पी और मैग्रा के साथ एक बड़ी साझेदारी करके अपनी टीम को 445 रनों के एक विशाल स्कोर पर पहुंचा दिया। और भारत की तरफ से भज्जी ने इस टेस्ट मैच में पहली पारी में पूरे 7 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का शिकार करके ऑस्ट्रेलिया को 445 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई भी इतनी आसानी से हार कहां मानने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत को सिर्फ 171 रनों पर समेटकर 274 रनों की बड़ी बढ़त ले ली। भारत की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण थे जिन्होंने 59 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने अकेले संघर्ष किया था। भारत का कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने टिक ही नहीं सका। भारतीय बल्लेबाजों को इस तरीके से आउट होते देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस का सब्र खत्म हो चुका था। इसलिए भारतीय दर्शक भी अपनी हार को स्वीकार करके अपने अपने टिकट फाड़कर अपने अपने घर वापस लौटने लगे थे। 274 रनों की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया का इरादा था इस मैच को भी तीसरे दिन ही खत्म किया जाए और भारत को पूरी पारी से हराकर भारत की जमीन पर बेइज्जत करके लगभग 30 साल से चले आ रहे इस सूखे को समाप्त किया जाए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फ्लोन दे दिया। शिव सुंदर दास और सदागोपन रमेश ने एक बार फिर भारतीय पारी की शुरुआत की और 52 रन के स्कोर पर जब भारत का पहला विकेट गिरा तब तीसरे विकेट के लिए ऑस्ट्रेलियाई राहुल द्रविड़ के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मण की शानदार पारी को देखते हुए दादा ने आज उनको नंबर 3 पर भेजने का फैसला कर दिया। लेकिन जब लक्ष्मण मैदान पर आ रहे थे तब किसको पता था ये फैसला आज भारतीय क्रिकेट में एक नया इतिहास लिखने वाला है। लेकिन लक्ष्मण को अभी भी पीठ के दर्द से राहत नहीं मिली थी, गर्दन उनकी ठीक से नहीं घूम रही थी और यहां तक कि सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। खैर लक्ष्मण और दास के बीच 45 रनों की साझेदारी हुई और 97 के स्कोर पर जब शिव सुंदर दास के रूप में भारत का दूसरा विकेट गिरा तब भारतीय दर्शकों को पिछले मैच के एकमात्र सफल बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन गिलेस्पी के एक शानदार गेंद ने बस 10 के स्कोर पर सचिन की पारी खत्म कर दी। सचिन के जाने के बाद लक्ष्मण ने दादा के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी की और भारत का स्कोर 232 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन मैग्रा की एक बेहतरीन गेंद ने गांगुली की इस पारी को 48 रनों पर खत्म कर दिया। सचिन के आउट होने के बाद इस मैच में भारत की उम्मीदें तो वैसे ही खत्म हो चुकी थी और अब गांगुली के जाने के बाद कोलकाता के वो लोकल दर्शक जो अपने प्रिंस को देखने के लिए मैदान में इकट्ठा हुए थे वे भी अपनी अपनी सीट छोड़कर अपने अपने घर निकलने लगे थे, क्योंकि भारत के 4 पहले बल्लेबाज अब पवेलियन जा चुके थे। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया से 42 रन और एक पारी से पीछे था। लोगों ने अपने अपने घरों में टीवी बंद कर दिए थे और भारत की हार से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई भारतीय बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट तो कर रहा था, लेकिन भारत के उस घायल और दर्द से परेशान लक्ष्मण की लक्ष्मण रेखा को ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज अभी तक पार नहीं कर पाया था। भारत के लक्ष्मण अभी भी एक छोर संभाल कर 158 गेंदों पर 92 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के कीले में कील ठोकने की कोशिश कर रहे थे। खैर गांगुली के आउट होने के बाद 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तेज बुखार से तप रहे राहुल द्रविड़ अब ड्रेसिंग रूम से मैदान का सफर तय कर रहे थे और राहुल द्रविड़ जैसे ही मैदान में पहुंचे रिकी पोंटिंग ने राहुल द्रविड़ को स्लेज करते हुए कहा, पहले 3 और अब 6, अगले मैच में तो इस हिसाब से तुम टीम से बाहर हो जाओगे। लेकिन द्रविड़ हमेशा की तरह शांत रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की आखिरी जोड़ी थी जिसे आउट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ये मैच आसानी से भारत के हाथों से छीन सकता था। लेकिन कोलकाता की उस तपती गर्मी में देश की इज्जत को बचाए रखने का जुनून रखकर राहुल और लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी लड़ाई जारी रखी और देखते ही देखते भारत के इन 2 घायल शेरों ने ऑस्ट्रेलिया को मार मार कर लहू लुहान कर दिया। पहले लक्ष्मण ने अपना शतक पूरा किया, फिर लंच के बाद राहुल की सेंचुरी आई और जब राहुल ने अपनी सेंचुरी पूरी की वो दृश्य देखने लायक था। उस दिन द्रविड़ की आंखों का गुस्सा, उनके हाव भाव सब कुछ महसूस करने लायक थे। राहुल ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया उन्होंने अपना बल्ला उठाकर कमेंट्री बॉक्स की तरफ घुमा दिया जहां इयान चैपल बैठे थे, जिन्होंने वानखेड़े टेस्ट में भारत की हार के बाद कहा था कि द्रविड़ भारत को कभी कोई मैच विनिंग नॉक नहीं खेल के दे सकते। द्रविड़
द्रविड़ ने अपना शतक पूरा करने के बाद रिकी पोंटिंग की आंखों में भी देखा, जिन्होंने कहा था पहले 3 अब 6 और अगले टेस्ट मैच में तो तुम टीम से बाहर कर दिए जाओगे। कोलकाता की उस भीषण गर्मी, ऐसा नहीं है दर्द और ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग और उनकी खतरनाक गेंदबाजी के बीच खड़े भारत के ये 2 घायल शेर अपने देश के लिए एक नया इतिहास लिख रहे थे। देखते ही देखते भारत के 2 घायल बल्लेबाजों ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया था। लक्ष्मण और द्रविड़ के सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपनी स्पीड, लाइन लेंथ, अपना टर्न सब कुछ भूल गए। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने ऑस्ट्रेलिया की बेबसी का हाल यह था कि उनकी तरफ से विकेटकीपर और कप्तान को छोड़कर सबने गेंदबाजी, लेकिन किसी भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भारत की उस दीवार को भेद सके या भारत की उस लक्ष्मण रेखा को पार कर सके। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका था और आज पूरे दिन में ऑस्ट्रेलिया भारत का एक भी विकेट नहीं ले सका था। और 5वें दिन का खेल जब शुरू हुआ तो 657 के स्कोर पर लंच से थोड़ी देर पहले दादा ने पारी डिक्लेयर कर दी। इस मैच में लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने 376 रनों की ऐतिहासिक पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया के लगातार 17वें टेस्ट मैच जीतने की इच्छा पर ग्रहण लगा दिया। इस मैच में लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 180 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने कुल 461 रन बनाए और इन दोनों बल्लेबाजों के पराक्रम की वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी दिन के लिए 384 रनों का लक्ष्य दे दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पूरी दुनिया अब इस टेस्ट मैच को ड्रा की नजरों से देख रही थी, लेकिन भारत के उस कप्तान को पता था इस मैच का रिजल्ट कैसे निकालना है। दादा ने एक बार फिर से भज्जी को गेंद थमाई और उनको आजाद कर दिया और उनके हिसाब से फील्डिंग सजा दी और भारत का 20 साल का वो सरदार बाज की तरह उड़ता हुआ आता और ऑस्ट्रेलिया के विकेट को उड़ा ले जाता। भज्जी ने दूसरी पारी में भी 6 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का शिकार करके दुनिया के शब्दों में हरभजन सिंह द टर्मिनेटर का खिताब हासिल किया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराकर ऑस्ट्रेलिया के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की लगाम पकड़ ली। इस टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट यानी चेन्नई टेस्ट मैच में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराकर ये टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली और ऑस्ट्रेलिया का भारत की जमीन पर हराने का सपना 30 साल बाद भी अधूरा रह गया। इस सीरीज में जहां भारत के सभी गेंदबाजों ने मिलकर सिर्फ 18 विकेट लिए थे, वहीं दादा के भज्जी ने अकेले कुल 32 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। और दादा के वो 2 फैसले, पहला भज्जी को जबरदस्ती सिलेक्टर के खिलाफ जाकर टीम में लाना और लक्ष्मण को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने भेजना, उसने भारत की इस टीम को क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलवा दी थी। और इसी सीरीज के साथ शुरू हुआ था भारतीय क्रिकेट का वो अध्याय जिसे दुनिया दादागिरी कहकर जानती है। दोस्तों, भारत की इस जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताइए। और हाँ, भारत की इस जीत को याद करके आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होगा।